आज की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बसंत पार्ट 2 बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, हरिशंकर परसाई व्यंग्य के एक जाने माने लेखक हैं। उनके लिखे सभी व्यंग्य बहुत प्रसिद्ध हैं। बस की यात्रा भी एक व्यंग्य शैली में लिखा गया पाठ है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी जबलपुर की ट्रेन के लिए हमें पहुंचा देगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी सुबह काम पर जाना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिनी है। डाकनी का मतलब बहुत पुरानी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते होंगे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हो सकते थे? लेखक कहता है कि जब उन्होंने बस देखी तो उन्हें लगा जैसे कोई बहुत वृद्ध बूढ़ी अम्मा है। वो कहते हैं बूढ़े लोगों को तो आराम करना चाहिए, उनसे काम थोड़ी ना कराना चाहिए, इसलिए वो इस बस पर सवार होने में झिझक रहे थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोदी में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त ही चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हम बचना चाहते थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी कि इतनी पुरानी बस होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी उसकी रफ्तार अब कम हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी।
बच्चों, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि उसे डर था कि कहीं किसी पेड़ से बस टकरा ना जाए या कोई पेड़ बस की खिड़कियों से अंदर घुसकर उन्हें क्षति ना पहुंचा दे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी उस पर बहुत दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी हमें अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी कि हम उस बेचारी पर लद कर चले हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी। यानी लेखक कहता है अगर इसकी मृत्यु हो गई तो यहीं हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार किया। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी बस की जो आगे लाइटें लगी थी वो बंद हो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदारों की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदारों की तरफ श्रद्धा भाव से इसलिए देखा बच्चों कि उसे यह लगा कि बताओ ये बस इतनी पुरानी है, इसमें सफ़र करने इनको जान का खतरा है, फिर भी ये इस बस को छोड़ नहीं रहे, इस बस का पूरा पूरा साथ निभा रहे हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए कि अब तो इसी में रहना है। चिंता जाती रही, हंसी मजाक